Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों के अगेंस्ट यहाँ पर हायर टैरिफ यहाँ पे लगा दिए हैं। दरअसल में पहले ही जो टैरिफ लगने थे ये 2 अप्रैल से लगने थे, बट तब उन्होंने लगभग 90 दिन को यहाँ पे इन चीज़ों पे पॉज़ लगाया था। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर कुछ देशों के नाम हैं, जापान, साउथ कोरिया, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, टुनीशिया, इस तरह टोटल 14 देशों के ऊपर यहाँ पर ये टैरिफ यहाँ पे बढ़ा देंगे, है ना? और 1 अगस्त से इनके ऊपर ये हायर टैरिफ यहाँ पे लगने जा रहे हैं। क्या भारत के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ? दोस्तों एक्चुअली बात पता क्या है कि भारत ने लगभग एक ट्रेड डील यहाँ पे यूएस को सबमिट कर दी है, राइट? अब क्या होगा? यूएस उस डील को स्टडी करेगा एंड अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि क्या दोनों देशों को सहमति है उस डील के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि भारत की यूएसए के साथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही एक डील फाइनलाइज हो जाए। अब ना एक्चुअली पता क्या है कि थोड़ा-सा यूएसए और इंडिया के बीच में पूरी तरह से सहमति नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन मील हो गया, ये इंडिया अलाउ नहीं करता। हमारे यहाँ तो बना ही नहीं सकते आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्सेप्ट कॉटन, है ना? आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इन्क्लाइंड नहीं है जीएम क्रॉप्स के कॉन्टेक्स्ट में। बट यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा चाहता है, तो हम तो बनाने को ही मना कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट की बात हो रही है, राइट? तो कहीं न कहीं वो चीज़ों के ऊपर इंडिया और यूएसए के बीच में एक डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूएसए ये भी चाहता है कि जो आपका काऊ मिल्क है, वो इम्पोर्ट करे इंडिया, पर इंडिया इस चीज़ को अगेंस्ट है इंडिया इस चीज़ के। तो ये बात भी यहाँ पे दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिलेगी, कैसे एक जगह पे कंसेंसस यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों डेट है आज की 9 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर जाके ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉन्टेक्स्ट में है। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर इनका जन्म दिवस था, राइट? इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी एंड प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट्स पे करी इनको एंड इस वजह से हमें हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि इनका जन्म 1901 में हुआ था इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, एक प्रोमिनेंट बंगाली फैमिली में। साथ ही साथ इन्होंने डिग्रीज अर्न करी इन इंग्लिश, बंगाली, लॉ, ये सारी इन्होंने कालकाटा यूनिवर्सिटी से ये एकेडमिक एक्सलेंस इन्होंने प्राप्त करी। इन्होंने एक अपना बंगाली जर्नल बांगवानी स्टार्ट किया 1922 के अंदर एंड 1926 में ये एक बैरिस्टर बन गए जब इनको इंग्लिश बार में बुलाया गया इन द लिंकन इन इन लंदन। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ नहीं, खिलाफ थे। ही अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसा क्यों? इनका ऐसा मानना था कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, ये भारत के अंदर इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है। वर्ल्ड वॉर टू के समय भारत की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर खतरा पहुंचा सकती है। तो इनफैक्ट ना इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट ना करके उसके अगेंस्ट काम किया, उसको रोकने की यहाँ पे कोशिश करी। ठीक है ना? तो ये एक कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर इन्होंने हिंदू राइट्स की अक्सर यहाँ पे बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया एंड हिंदूज के राइट कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं स्पेशली बंगाल के अंदर, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया। एक आप लोग जानते होंगे नेहरू लियाकत जो पैक्ट हुआ था, ठीक है ना, उसके ये अगेंस्ट थे और इसीलिए इन्होंने 1950 में नेहरू कैबिनेट से ज्वाइन रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हिंदूज के अगेंस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो ये यंगेस्ट वाइस चांसलर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं 1934 के अंदर ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया। देखो ये बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 1941 से लेकर 1942 में ये बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट की जा रही थी बाय द हिंदू महासभा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी वो पार्ट बनते हैं एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। साथ ही साथ इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ को यहाँ पे फाउंड किया। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे 1950 में इन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया, उसके बाद भारतीय जनसंघ इनके द्वारा फॉर्म करी जाती है एंड वही आज के समय भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन मानी जाती है।
बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज का, पॉलिटिक्स का एक तरह से स्ट्रक्चर रेडी किया, ठीक है ना। एंड जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, उसका फॉर्मेशन में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इनको काफ़ी बार ना लॉयन ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इसका रीज़न यही है कि जब पार्लियामेंट में ये अपनी स्पीच देते थे तो बिल्कुल दिहाड़ते थे एक तरह से, ठीक है ना। तो बहुत ही पावरफुल ऑरेटर आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करे गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ये इन्होंने फॉर्म किया था। चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर इन इंडिया। साथ ही साथ सिंड्री फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये तो अब आज के समय बंद हो चुकी है, पर ये झारखंड के अंदर आपको ओपन होती हुई देखने को मिली थी, जो आपके फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड्स ये सब बनाती थी। एंड उस तरह से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन भी इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ही थे। 1953 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के रिगार्डिंग भी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलेंगी। एक्चुअली क्या था कि ये जम्मू कश्मीर गए हुए थे, ठीक है, वहाँ जाना चाह रहे थे बेसिकली। एंड उस समय रास्ते में इनको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। एंड ऐसा बताया जाता है कि जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो थोड़ा वो भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ही हमें देखने को मिलते हैं। बाकी ये आर्टिकल 370 के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि जब एक देश है तो उसमें दो फ्लैग्स कैसे हो सकते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को जो पहले दिया गया था, है ना, उसके काफ़ी ये अपोज थे। साथ ही साथ इन्होंने एक इनका जो लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज लीव्स फ्रॉम अ डायरी, ठीक है, उसमें इनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। देखो, एक तो ना यूएई का ऑलरेडी एक गोल्डन वीजा चल रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग जानते होंगे कि आप लंबे समय के लिए आप एक रेजिडेंसी वीजा यहाँ पे यूएई का ले सकते हो। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज यूएई ने मेंशन किए हुए थे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें था कि अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, 2 मिलियन प्लस जो वहाँ के दिरहम है, ठीक है ना, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। कोई एंटरप्रेन्योर है, किसी के पास बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, डॉक्टर है, पीएचडी है, उनको मिल सकता है, ठीक है ना। एंड इस तरह से 5 से 10 साल का ये होगा जिसको आप फर्दर रिन्यू भी कर सकते हो। बट यहाँ पर यूएई ने एक नई नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी है। अब उसमें क्या होगा, लाइफ टाइम रेजिडेंसी, मतलब रेदर देन 5 से 10 साल के आपके वीजा के लिए आप पूरी जिंदगी भर के लिए, मतलब आपको यहाँ पे वीजा दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। बट आपको एक फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी? लगभग 23 लाख रुपए के आसपास। ये अभी के लिए इंडियन और बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए ओपन किया गया है। अगर आप 23 लाख रुपया यहाँ पे यूएई को दोगे तो आपको यहाँ पे उसका परमानेंट वीजा, आपको लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के एलिजिबल इंडिविजुअल्स के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगी, इसका भी यहाँ पे पूरा का पूरा चेक देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से आप यूएई को एक तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे यूएई कल्चर में, यूएई की फाइनेंस, ट्रेड, साइंस, स्टार्टअप में, ठीक है ना। तो जब भी कोई इस तरह से करेगा तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड चेक होगा कि कहीं कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ वगैरह, या मनी लॉन्ड्रिंग में कोई इन्वॉल्व तो नहीं रहा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं रहा, क्या आप कंट्रीब्यूट कर भी पाओगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाएंगी। एंड अकॉर्डिंगली आपको अप्रूवल लेने के लिए या प्री अप्रूवल आप अपने देश से भी ले सकते हो, मतलब इंडिया से ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको दुबई के अंदर अलग से यहाँ पे प्री अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके माध्यम से अगर आपको ये वीज़ा मिलता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ लेके जा सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम आपको ड्राइवर रखना है, सर्वेंट रखना है, वो आराम से किया जा सकता है। कोई भी काम कर सकते हो जो आपको प्रोफेशन ठीक लगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूएई की तरह दी जा रही है कि वो भी अपना पैसा कमा लें एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूएई में परमानेंट यहाँ पे चाहते होंगे, लाइफ टाइम रेजिडेंसी चाहते होंगे। तो गोल्डन वीज़ा स्कीम उनके लिए यहाँ पे हेल्प करेगी। अभी के लिए इंडिया और बांग्लादेश के लिए इसको ओपन किया गया है, पर आगे ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है चाइना और बाकी देशों के लिए भी इसको फर्दर ओपन किया जाए। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है आधार फेस रिकॉग्निशन। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आधार के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आई एम श्योर आप सब लोग आधार के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है ना।
आधार दरअसल में 12 डिजिट का आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आप सबके पास आपका आधार कार्ड होगा ही, है ना? तो जो वो आधार कार्ड होता है ना, 12 डिजिट का आपको नंबर देखने को मिलेगा। उसको इशू कौन करता है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार एक्ट 2016 से बनी है। और आपको ध्यान में रखना है ना, आधार जो है वो आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है। तो एक्चुअली आप आधार के अंदर क्या करते हो? आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब डेमोग्राफिक लिख के जाते हैं। प्लस बायोमेट्रिक भी होता है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, फेशियल फोटोग्राफ, ये सारा डेटा आपका आधार के अंदर कलेक्टेड होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 7 की, उसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहे तो आधार को मैंडेटरी कर सकती है फॉर वेलफेयर स्कीम्स, जो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट फंड से उनका पैसा जा रहा है, तो उनके लिए सरकार चाहे तो उनको मैंडेटरी बना सकती है कि आप आधार लेकर आइए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे आधार का जो मेटा डेटा है वो 6 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला हुआ है विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ आधार मेटा डेटा। बट अभी सर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हम इसको अभी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो इंडिया में पहला स्टेट ऐसा बन गया है जो यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेगा फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने भी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने राशन लिया हो, तो पहले क्या होता था, आपको ओटीपी या बायोमेट्रिक बेस्ड मेथड के माध्यम से वो होता था कि आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा, है ना, या फिर आपके बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, पर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि एसएमएस नहीं जाता था आपके पास, कई बार ऐसा हो सकता था कि आपके जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं कर रहे, उससे कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जानते होंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ठीक है? आज के समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है ना, उसके माध्यम से हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है ना? और हम टारगेटेड पीडीएस को रन करते हैं, यानी कि हम पूरे देश में नहीं करते, हम यहाँ पे सिलेक्टेड पॉपुलेशन को यहाँ पे देते हैं। जो कि आपको नोटिस करने को मिलता है कि 75% आपकी पॉपुलेशन रूरल को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एंड 50% यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन को। तो ये दिस इज अ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है? तो कौन देखता है इसको? इसको देखा जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि फूड ग्रेन्स आपके सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर यहाँ पे मिल पाए। आप लोग जानते होंगे कि जो आपके चावल हैं, ठीक है, वो 3 रुपये किलो, वीट जो है वो 2 रुपये किलो, और जो बाकी और प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कोर्स ग्रेन्स वो 1 रुपये किलो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी तब देखने को मिली थी जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, और साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का भी, क्योंकि उस समय खाने की बहुत शॉर्टेज थी। तो कैसे लोगों तक खाना पहुंचाया जा पाए, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने उस समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब वैसे तो देखो मोस्टली वीट, राइस और कोर्स ग्रेन्स होते हैं, पर उसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और साल्ट, ये सब भी अलग अलग चीज़ें देती हैं। अब ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल रहता है। एक्चुअली पता क्या है, आप नोटिस करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल किसानों से प्रोक्योर किया, मान लीजिए आपकी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, ठीक है, एफसीआई के माध्यम से। फिर आगे क्या होता है ना, जब स्टोरेज हो गया एफसीआई के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आगे फिर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो आपका अनाज है वो आपके राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से अपने जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको यहाँ पर पहुँचाए। तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन यहाँ पे करती है बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड स्टेट और यूटी गवर्नमेंट की बात करें तो उसी की जिम्मेदारी होती है लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना एंड इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू द फेयर प्राइस शॉप, जिनको हम लोग राशन शॉप के नाम से भी जानते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये चेंज क्या किया गया? देखो मैंने जैसे बताया ना, पहले हम लोग ओटीपी के ऊपर निर्भर थे, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर निर्भर थे। अब जैसे हिमाचल प्रदेश ने पूरी तरह से क्या कर दिया है, मोबाइल कैमरा के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एक ऐप के थ्रू, यहाँ पे जो कि आपके फेयर प्राइस शॉप ओनर के पास होगी, तो फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी यहाँ पे इस्तेमाल हो गई है। तो आप अपने कैमरा से, ठीक है, जो आपका फेयर प्राइस शॉप, जो राशन शॉप वाला बंदा होगा, वो ऐप ओपन करेगा, उसमें सामने वाले बंदे की फोटो लेगा एंड वो मैच हो जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्टली हम फेशियल ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं अपने बेनिफिशियरीज की, और प्रोसेस और भी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो कम टाइम के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन और भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एंड डेफिनेटली जो मिस यूज़ किया जाता है इस तरह से चीज़ों का, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो जाएगा। देखो पास्ट में भी बहुत सारी टेक्निक्स अडॉप्ट करी गई हैं,
जिन्होंने हेल्प किया है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन आप जानते होंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राशन कार्ड्स को डिजिटाइज कर दिया ताकि हम अच्छे से चीज़ों का मैनेज कर पाएँ। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे पास जीपीएस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो वेयर हाउस से सीधा फेयर प्राइस शॉप ही जाएँ, रास्ते में कोई उसको यहाँ पे उसको चोरी ना कर ले। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। प्लस जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पे करी हैं, ठीक है, ताकि हम रियल टाइम बेस पे मॉनिटरिंग कर पाएँ कि हाँ, क्या सही मायने में फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे वन नेशन वन राशन कार्ड का भी हमने इस्तेमाल किया है ताकि जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन है वो एक इंसान कहीं पर भी दुनिया के नहीं, इंडिया के अंदर कहीं पर भी वो ले पाए। क्योंकि आप इम्पोर्टेंट समझो कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का घर कहीं और होता है और वो काम करने किसी और जगह गया होता है, राइट, तो उसको वहां पर भी इस चीज का बेनिफिट मिल पाए, इसके लिए हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लास्टली अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी लेड सोशल ऑडिट हमने यहाँ पे प्रमोट किए हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ी होती है वो रोकी जा पाए, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला पाए, उसके लिए सोशल ऑडिट ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये है पूरा का पूरा कि किस तरह से आधार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रॉपरली प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पीपल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नेशनल बायो बैंक के नाम से। अब थोड़ा सा पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट समझाता हूँ। आप लोग ना ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, फिनोम। फिनोम का अर्थ ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के या किसी एंटिटी के जो भी आपको करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं उनको हम लोग फिनोम बोल देते हैं। मोस्टली ये जो आपके फिनोम्स होते हैं ये आपके जीन्स के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से आते हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे यार मेरा मतलब देखना, मतलब जिस जिस तरह से मैं दिखता हूँ वो आपसे अलग है, हमारे बॉडी का मतलब किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सबका डिफरेंट होता है। अब होता पता क्या है, हम ये चाहते हैं कि इंडियन लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, इन सब के लिए हमारे पास प्रॉपर डेटा हो, हम डिजीज़ पैटर्न को समझ पाएँ इंडियन पॉपुलेशन के। अगर हमने इन डिजीज़ पैटर्न को समझ लिया तो कहीं न कहीं हमारे लिए पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना ये जो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसमें हम 10,000 इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसकी उसी का ये मिशन है, तो उसी के एम्प्लॉयज़, उसी के पेंशनर्स और जो उनके स्पाउसेस हैं उनको यहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया है, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, एंड उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो ये हो गया। अब इसमें ना आप नोटिस कर पाओगे कि हम ना यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट है कि इन पर्टिकुलर 10,000 लोगों का जो इंडिविजुअल्स का हमारे पास स्टडी है, उनका हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, राइट, उनके लिए हमारे पास एक बायो बैंक भी हो। क्यों? क्योंकि बायो बैंक होगा तभी तो वहाँ पर हम इस हेल्थ डेटाबेस को पूरी तरह से स्टोर कर पाएंगे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में तो डिजीजेस के रिगार्डिंग रिसर्च हो पाएगी, तो रिसर्चर्स जो होंगे वो यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, थेरेपी टारगेटिंग अच्छी हो पाएगी, एंड हमारे ये जो डिजीज हैं अलग अलग तरह की, इनके अगेंस्ट हम अच्छे से लड़ भी पाएंगे। तो ये जो आपका एक बायो बैंक है ना, ये आपको मदद करेगा हर एक चीज़ को प्रॉपरली स्टोरेज करने के अंदर, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफी, एथनिसिटी, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि हमने यहाँ पे इंस्पिरेशन ली है यूके के बायो बैंक से, पर इसका हमें एक आइडिया यहाँ पे मिल गया है। अब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो आपका नेशनल बायो बैंक है ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, अंडर द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट एट द CSIR IGIB। दरअसल में IGIB का मतलब यहाँ पे जो CSIR तो आप समझते होंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IGIB यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपका नेशनल बायो बैंक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट बात आप देखना, यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल डेटा को यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप एक बात अंडरस्टैंड करो, मान लेते हैं आपने एक पर्सन का डेटा आज कलेक्ट किया, फिर 1 महीने बाद किया, फिर 2 महीने बाद किया, फिर 6 महीने बाद किया, तो यहाँ पर ना आप टाइम के साथ साथ आप डेटा उनका कलेक्ट करते रहोगे। अब आपको उससे आइडिया लगता रहेगा कि मान लेते हैं अगर उसको कुछ प्राइमरी केयर मिल रही है, उसकी हेल्थ पे पहले कम इम्पैक्ट था, अब ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है, राइट, या फिर उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल उनको जो चीज़ें दी उससे पहले कुछ नहीं था, बिफोर द मेडिकेशन, फिर मेडिकेशन देने के बाद उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। तो कहीं ना कहीं हम ना वो चीज़ें हमें एक आइडिया मिलता रहेगा
तो विद टाइम कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, सेम पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डेटा। तो वो सब हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिवर सीन। ठीक है, ये पहले भी हमने दोस्तों एक बार डिस्कस किया था। आप लोग जानते होंगे लास्ट ईयर जब ओलंपिक गेम्स हुई थी, कहाँ हुई थी सर, फ्रांस पेरिस के अंदर, तब भी मैंने आप लोगों के साथ इस रिवर के बारे में चर्चा करी थी। एक्चुअली ना यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, दिस इज द रिवर। ठीक है, ये आपके सामने जो रिवर यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, ये रिवर सीन है। ठीक है, अब ये रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पेरिस के थ्रू फ्लो करती है, पर ये अपने आप में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूटेड ये रिवर आपको देखने को मिलती थी। पर इसको क्लीनिंग के एफर्ट स्टार्ट किए गए लास्ट एक ईयर के अंदर, एंड अब ये ओपन अप कर दी गई है टू पब्लिक स्विमिंग। एक्चुअली ना आप नोटिस कर पाओगे 1923 में इसको बंद कर दिया गया था कि लोग इसमें नहा नहीं सकते। क्या रीज़न था? इसीलिए था क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी 1923 तक आते आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अपना कचरा इसमें डालते थे, बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें जाता था, बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज जो था वो यहाँ पर इस नदी में डाल दिया जाता था। तो इसलिए 1923 में स्विमिंग को बैन कर दिया गया, पर अब वापस इसको क्लीन किया गया है, एंड लगभग 100 साल के भी बाद इसको पब्लिक स्विमिंग के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है। बाकी आप नोटिस कर सकते हो, ये 777 किलोमीटर की आपको एक लंबी रिवर देखने को मिल जाएगी जो पेरिस के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये जगह से। ये है आपका लैंग्रेस प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस, एंड इस तरह से ये एम्प्टी होती है, किसमें? एम्प्टी आपका इंग्लिश चैनल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यूपीएससी ने इंग्लिश चैनल के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको पेरिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो पूरा बेसिन है ना, वो लगभग 79,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, एंड इसकी ये यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया की रिवर नहीं है, पर क्योंकि ये ना बहुत फेमस रिवर है, बहुत बार न्यूज़ में आती है, तो थोड़ा सा हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में आइडिया होना चाहिए। बाकी जो पेरिसियन, ठीक है, पेरिस की जो एंट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफल टावर हो गया, एंड साथ ही साथ आप लोगों ने नॉर्थे डैम कैथेड्रल के बारे में सुना होगा। ये पेरिस के अपने आप में बहुत फेमस आपको हिस्टोरिकल कैथेड्रल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी नॉर्थे डैम यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, और जो फ्रेंच गोथिक आर्किटेक्चर है ना, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सारी जो है ना, वो सेम उसी के लिए सेंट्रल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से 1923 में यहाँ पर स्विमिंग को बैन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। देखो ये टॉपिक शायद उतना डायरेक्टली ना आए, पर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको मेंस वगैरह के अंदर अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक्चुअली पता क्या है, आप लोग जानते ही होंगे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आज के समय कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। एंड देखो जो आंध्र प्रदेश है ना, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आईटी सेक्टर को आगे प्रमोट करने के अंदर, एंड इसी वजह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को यहाँ पे अप्रूव किया है। एंड इस वजह से कोशिश ये है कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो दुनिया का एक ग्लोबल हब बने इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपकी डिक्लेरेशन है, इसमें आंध्र प्रदेश सरकार तो है ही है, उसके अलावा आपके आईबीएम, टीसीएस, एलएनटी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लीडर है वो भी साथ में आए हैं, ताकि अमरावती को इस तरह से डेवलप कर पाए इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। एक वर्कशॉप हुई थी अमरावती क्वांटम वैली वर्कशॉप, उसी का आउटकम निकल के आया अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश काफ़ी आगे निकल रहा है आईटी के अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के अंदर। तो बाकी स्टेट्स को भी डेफिनेटली चाहिए कि एक तरह से हेल्दी कंपटीशन आए बाकी स्टेट्स के अंदर, एंड वो भी इस तरह से इन चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि देखो इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के समय अगर हमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी इनमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यूएसए और चाइना बहुत आगे हैं हमसे। तो हमें भी अपने इंडिया के अंदर इस तरह के स्टार्टअप्स, इस तरह के लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होंगे अगर इंडिया को भी आगे बढ़ना है इसी काफ़ी आगे तेज़ रफ्तार से, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया है, ना कि आसियान कंट्रीज ने। इक्वाइन डिजीज की अगर हम बात करें तो एशियाटिक लॉइंस के अंदर नहीं, बल्कि जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, इसका मीनिंग ही हॉर्सेस होता है, तो ये हॉर्सेस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड इज इनकरेक्ट। बाकी जो जनरेटिव एआई है, यस, इसके बारे में जो स्टेटमेंट मेंशन है वो अपने आप में बिल्कुल आपको सही देखने को मिल जाएगी।
ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।